हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। ध्यान रहे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9th में। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को अभी भी ये वीडियो मिला है, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 40 का सॉल्यूशन चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। पिन कमेंट में जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे बच्चों, तो आपको वहां पर क्लास 9 का सिलेबस मिल जाएगा। ऊपर हमने चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है और नीचे जो लिंक मिलेंगे वहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के लिंक आपको मिलेंगे। तो वहीं पे जाके आपको पिन कमेंट चेक करिए, सब पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे क्लिक करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 40 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया, और जो पुराने बच्चे उनको तो पता ही कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चन नंबर 41 हमें करना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में उन्होंने बोला है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो बच्चों देखिए पोस्टुलेट्स क्या है, पोस्टुलेट्स का मतलब क्या बातें उन्होंने अपने मॉडल में बताई थी, ठीक है ना। मतलब प्रूफ इसका कोई नहीं था, लेकिन हाँ बताया था भाई ऐसा ऐसा होता है, तो वो बातें आपको यहाँ पे बतानी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हम पढ़ के आए हैं क्लास में बच्चों, आप लोग देख लीजिए पेज नंबर 49 से हम इसके पोस्टुलेट लिख देंगे। 2 पोस्टुलेट बताए और नीचे कुछ बातें बताई हुई हैं। पेज नंबर 49 एनसीईआरटी का खोलिए, जहां बोर्स मॉडल ऑफ एटम हेडिंग पड़ी हुई है। तो बच्चों देखिए, याद करिए रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ा था, वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि भाई एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, क्या बोला था रदरफोर्ड ने? सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बस इतना ही बोल दिया था उसने कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो लोगों ने उनसे बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सलेट हो गया तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी? डाउन हो जाएगी, लूज हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट करेगा, कल हमने बात करी थी। और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और एटम का एग्जिस्टेंस इस तरीके से खत्म हो जाएगा। और जब एटम ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी मैटर हो वो एटम से ही बना होता है। आपको पता है, जैसे ये कपड़ा भी एटम से बना है, ये मार्कर भी एटम से बना है। तो रदरफोर्ड की थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। तो बोर जब आया, बोर का मॉडल, बोर के मॉडल में क्या बोला गया कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते तो हैं, लेकिन डेफिनेट एनर्जी शेल्स में घूमते हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला। क्या बोला? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई एटम क्या जो स्ट्रक्चर होता है, हाँ यहाँ कहीं न्यूक्लियस होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स ही होते हैं, कुछ निश्चित ऑर्बिट्स ही होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको, हाँ ठीक है, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं। पहले हम इस शब्द को क्लियर कर लेते हैं बच्चों। देखिए डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। दो चीजें होती हैं मैथमेटिक्स में, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में आप पहले थोड़ा सा अंतर समझिए बच्चों। देखिए जैसे कि मान लो आप सीढ़ियां जब उतरते हो, ठीक है ना, सीढ़ियां जब आप उतरते हो, तो सीढ़ियां जब आप उतरते हो तो एक स्टेप उतरे, फिर यहाँ आए, फिर सेकंड स्टेप उतरा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बच्चों डिस्क्रीट हो गया। मतलब अभी मान लो आप यहाँ पे हो, आपकी एनर्जी इतनी है, फिर आप यहाँ आ गए, तो सुनो बच्चों, मान लो यहाँ पे एनर्जी 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट। तो नीचे आ गए, एनर्जी कितनी हो गई? 9 यूनिट। 10 और 9 के बीच में आपको कुछ भी नहीं मिला। मतलब 10 और 9 के बीच में 9.5 नहीं मिला, 9.4 नहीं मिला। अब 9 के नीचे आप यहाँ पे आए तो आपको 8 एनर्जी मिला, ठीक है। मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी से समझाने की बात कर रहा हूं। आप समझते हो ना, जब कोई बॉडी हाइट पे होती है तो उसमें क्या होती है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो लेट अस अज्यूम हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो एक स्टेप करके उतर रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ टॉप वाले स्टेप पे एनर्जी 10 है, एक स्टेप नीचे आए तो 1 जूल एनर्जी कम हो गई, 9 यूनिट हो गई, अब 8 हो गई, अब कितनी हो गई? 7 हो गई। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि 2 स्टेप्स के बीच में, जैसे कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, इसके बीच में एनर्जी आपको 8 और 7 के बीच में कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं मिल रही। या तो एनर्जी 8 वाला स्टेप मिलेगा या तो 7 वाला, 8.5 वाला, 8.1 वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सीढ़ी बच्चों ऐसे हो, जरा ध्यान चेक करिए, सीढ़ी नहीं, ये ऐसा स्लोप हो, वो फिसलन पट्टी नहीं होती, ऐसा झूला नहीं होता जिसपे फिसलता हुआ जाता है, स्लोप। अगर ऐसा स्लोप हो, अरे भाई स्लोप भी होता है ना, कहीं बाइक वगैरह चढ़ाने के लिए सीढ़ियां ना बना के स्लोप बना देते हैं, तो वैसा स्लोप अगर आप देखें तो बच्चों यहां पर अगर एनर्जी 10 यूनिट है, क्योंकि देखो ना ये स्लोप ऐसा है ना, सामने से देखो तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, यहाँ से आप कार या बाइक जो भी है नीचे ले जा सकते हो या ऊपर ले जा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर एनर्जी 10 है, तो थोड़ा सा यहाँ पर 10.1 होगी, थोड़ा सा उसके आगे 10.2 होगी। एनर्जी का जो भी वैल्यू चाहिए वो आपको यहाँ पर
मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको बच्चों हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ये कौन सा सिस्टम है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? डिस्क्रीट सिस्टम है। तो बोर ने यही बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में चक्कर तो लगा रहे हैं, हाँ ऑर्बिट्स हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो ऑर्बिट्स हैं उनको उसने डिस्क्रीट ऑर्बिट दिया नाम। डिस्क्रीट ऑर्बिट नाम इसलिए दिया क्योंकि इसकी अपनी एक एनर्जी होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी, सेकंड की अपनी कुछ होगी, थर्ड की अपनी कुछ होगी। अपनी कुछ होने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि मान लो, हाँ एक चीज और, जब तुम अंदर से बाहर जाओगे तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। अंदर वाले ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम, फिर से ज्यादा एनर्जी उसके बाहर वाले का, फिर से ज्यादा एनर्जी। सब लोग याद रखिएगा, जब हम सेंटर से बाहर की तरफ चलते हैं तो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसका एनर्जी लेट अस अज्यूम, मैं ना आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका एनर्जी अगर लेट अस 4 यूनिट है, कितना? तो इसका कितना है? 5 है मान लो, इसका कितना है मान लो? 6 है मान लो। तो अगर इसका एनर्जी कितना है सबसे अंदर वाले का, लेट अस 4 है, तो इसका 5 है, तो इसका अगर 6 है, ठीक। तो बच्चों 4 और 5 के बीच में आपको कोई भी 4.1, 4.2, 4.3 वाला एनर्जी नहीं मिलेगा। वो एनर्जी का ऐसा कोई लेवल नहीं है। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब समझ गए? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल नहीं है, डिस्क्रीट है। मतलब यहां का कुछ है तो यहां का कुछ है, ठीक है। मतलब बाहर वाला ये जो ऑर्बिट है ना, इससे बाहर वाला, तो इसका एनर्जी इससे हाई होगा। अब कितना है वो हमें नहीं पता, वो तो सब आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जितना एनर्जी इसका है और जितना एनर्जी इसका है, ठीक, उसके बीच में आपको एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिलेगी। सोचो अब ये देखिए 4 और 5 जो हमने आपको एग्जांपल दिया है ना बच्चों, जरूरी नहीं कि 4 और 5 हम आपको एग्जांपल, कुछ भी लेट अस अज्यूम कि इसका एनर्जी है 3 यूनिट्स, कितना है? 3 यूनिट्स, और यहाँ का एनर्जी आपका 10 यूनिट्स, ठीक, और यहाँ का एनर्जी है लेट अस अज्यूम 15 यूनिट्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ का 3 है और 3 के बाद सीधे क्या आ गया? 10। 3 के बाद 3.1 नहीं मिलेगा, 3.2 नहीं, इवन 4, 5 ये सब भी नहीं मिला। और अगर कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सिस्टम होता तो हमें लगातार 3 के बाद 3.1 भी मिलता, 3.2 भी मिलता, 3. ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, हर तरीके का एनर्जी लेवल मिलता। 3 के बाद जितने भी नंबर आते हैं ना नंबर लाइन पे, 3.01, 3.02, 3.33, सब कुछ आपको मिलता। लेकिन बोर ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब है कि हर एक ऑर्बिट का अपने एक निश्चित एनर्जी है, उसके बाद जब आप उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में जाओगे तो उसका एनर्जी अलग है, और जो उसके ऊपर वाला ऑर्बिट होगा मतलब उसके बाहर वाला ऑर्बिट, उसका एनर्जी पक्का इससे क्या होगा? हायर होगा। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी वाले आप जो जितनी भी एनर्जी सोच सकते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यही बात हमने लिखी हुई है कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में केवल डिस्क्रीट ऑर्बिट ही एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने बताया, कह रहा है कि while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। ये बात भी बोर ने बता दी थी अपने मॉडल में, क्या कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा बच्चों, ये देखिए, ये आपका कोई भी ऑर्बिट उठा लो इसमें से, चाहे ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट उठा लो, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन, चलो मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट में ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ये बात उसने अपने पोस्टुलेट में बोल दी। बात समझ में आई कि नहीं आई? रदरफोर्ड में यही तो कमी थी ना, उसने बोला था सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता। भैया सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है अगर चार्ज पार्टिकल, और अगर एक्सलेट हो गया तो एनर्जी रेडिएट करेगा। और बोर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हाँ भाई कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। पता है मेरे ख्याल से ऐसा उसने इसलिए बोला, इसमें पूरी बात तो लिखी नहीं एनसीईआरटी में, ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि हम अगर सोचें तो नेचर में ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है इसका एनर्जी क्या है? फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलता रहता है? यहीं से, ये जो फिक्स ऑर्बिट है, मतलब इस ऑर्बिट का ही अपना कुछ एनर्जी है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये ऑर्बिट ही इसको क्या कर रहा है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है लगातार। अब ऑर्बिट एनर्जी कैसे दे रहा है? तो एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचर में ऐसा होता है, आप ऐसे सोच सकते हो। यहाँ पे पूरी बात तो नहीं लिखी, लेकिन बात उसकी यही है क्या कि while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy, ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। कल भी हमने इसको आपको डिटेल में समझाई थी बात, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब देखिए दोनों पॉइंट हमने आपको बता दिए, कोई डाउट है बताइए इसमें? तो पहली बात क्या बताई उसने कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही होते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्व करता है वो इस तरीके का मोशन इलेक्ट्रॉन का अलाउड है, कहीं भी रैंडमली इधर उधर नहीं मोशन करेगा, डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही करेगा। इस बात से आप समझ रहे हो ना भाई? इसकी जो एनर्जी है मान लो 4 है और इसकी मान लो 10 है, ठीक, किसी दिए गए एटम के लिए। मान लो ये किसका एटम है? मान लो सोडियम का एटम है, चलो
सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ कितने होंगे 8, और यहाँ कितने होंगे 1। ठीक, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक पकड़ लो कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका अपना एनर्जी क्या है अभी फिक्स है, जितना इस ऑर्बिट का एनर्जी वही इसका एनर्जी ऐसे घूम रहा है, ऐसे सोच लो। बाहर, इससे बाहर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एनर्जी थोड़ा सा हाई है और इसका एनर्जी और ज़्यादा हाई है, क्योंकि बाहर जाते होगे तो अलग अलग लेवल के, अलग अलग हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स आपको मिलते हैं। एक खास बात ये है कि मान लो ये वाला जो ऑर्बिट है इसका एनर्जी अगर 4 है, ठीक, और इसका अगर 10 है, तो या तो आपको 4 एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या तो आपको 10 एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4.5 4.1 वाला नहीं मिलेगा। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब समझ में आया ना, निश्चित ऑर्बिट्स होते हैं कुछ, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होती है फिक्स होती है, और अंदर से बाहर जाते जाओगे तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा वापस आइए, तो नेक्स्ट बात क्या थी, वाइल रिवॉल्विंग इन द, हाँ, और जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। और रदरफोर्ड में यही प्रॉब्लम थी कि एनर्जी रेडिएट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। हाँ, उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग और दे दीजिए अलग से, जो बातें आपको पता है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम कैसे दिखाते हैं, सर्कल से। यही बात लिखी, एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन बाय सर्कल्स, इसको सर्कल बना बना के दिखाया जाता है। अब जो फाइनल बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बच्चों, इन ऑर्बिट्स के नाम भी रखे थे उन्होंने, याद है आपको, के शेल, एम शेल, एन शेल, तो यही बात लिखी, दीज ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन, और देन, और का मतलब या तो इनको लेटर्स के एल एम एन से दिखाया जाता है, या तो नंबर्स n = 1 2 3 4 से दिखाया जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से अगर आप अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम चेक करें तो यहाँ पे देखिए ऐसे न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ऐसे, ये देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास क्या, न्यूक्लियस है, फिर ये न्यूक्लियस के बाहर ये वाली जो शेल है इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है के शेल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, के शेल, और यहाँ पर n = क्या हो जाएगा 1, के शेल के लिए n का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, फिर k के बाद क्या आएगा आपका, ये वाला क्या है एल शेल, के एल एम एन, इस तरीके से। एल शेल के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एम शेल के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, के लिए n का वैल्यू 1, एल के लिए n का वैल्यू 2, और m के लिए n का वैल्यू 3, और n के लिए n का वैल्यू 4। इस तरीके से और भी ऑर्बिटल्स आगे, और भी ऑर्बिट्स आते जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पता है आप हायर क्लासेस में जाओगे तो जो स्मॉल n है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से। जब आप इसका क्वांटम मॉडल पढ़ोगे, एटम का क्वांटम मॉडल, जो कि क्लास 11 में आप पढ़ोगे, तो बताइए इसमें कोई डाउट है? ओके, तो एग्जाम में ये सारी चीज़ें लिख के ये वाला एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 पे जो डायग्राम बना हुआ है ये आप बना के आएंगे। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, शो डायग्रामेटिकली द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सोडियम एटम एंड अ सोडियम आयन। ओके, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में हमने लिखा क्या, सोडियम एटम। ठीक है, तो लेफ्ट में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किसकी, सोडियम एटम की, और राइट में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सोडियम आयन की। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं जरा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का सिंबल तो सबको याद होगा, Na, ये होता है सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और मास नंबर कितना होता है 23। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप लोगों को याद होगा बच्चों, 11 क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। याद है सभी बच्चों को, एटॉमिक नंबर कितना है 11। एटॉमिक नंबर ही किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन भी कितने 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 11। कब? जब एटम न्यूट्रल है, मतलब जब एटम ने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक, तब तक वो आयन नहीं बनाएगा, क्योंकि आयन कब बनते हैं सोचो, या तो कोई एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो गेन कर ले, तब आयन बनता है। अगर किसी एटम ने या ग्रुप ऑफ एटम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है, तो पॉजिटिव आयन बनते हैं, जिसको हम कैटायन बोलते हैं। और अगर किसी एटम ने या ग्रुप ऑफ एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या बनते हैं, नेगेटिव आयन, जिसको हम एन आयन बोलते हैं। एन आयन मतलब नेगेटिव आयन। ओके, चलो, तो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर सोडियम एटम पे। यहाँ पे आ जाइए। मास नंबर से तो यहाँ पे आपको मतलब है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसकी हेल्प से करेंगे, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। बात समझ में आई?
तो आइए जरा बच्चों हम लोग को डायग्राम बना के दिखाना है कि सोडियम का एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आइए दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सोडियम का हमने न्यूक्लियस बनाया। ये डार्क करके न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटा और डेंस पार्ट होता है जहाँ पर एटम का लगभग सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसका लगभग मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसको हमने डार्क से दिखाया। अब देखिए, ये हो गई के शेल, सही है, और ये हो गई एल शेल, और ये हो गई एम शेल। ठीक, तो अब 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, सोचिए 11 का कैसे करोगे, 2, 8, 1। 11 इलेक्ट्रॉन है ना सोडियम के एटम में, ठीक है। तो बच्चों के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, एल शेल में कितने गए, 8, और एम शेल में कितने गए, 1। अब डायग्राम बना दीजिए यहाँ। तो के शेल है ना ये वाली, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, ये 2 डॉट ऐसे डार्क लगा दिए। फिर ये एल शेल में कितने दिखाने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया सोडियम के एटम का डायग्राम। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। सुनिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सोडियम का एटम है, सही है। वहीं पे इन्फॉर्मेशन हमने लिखी, इसमें प्रोटॉन बोलिए कितने, 11, इलेक्ट्रॉन किसमें है, कितने हैं इसमें, 11। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं तुमसे न्यूट्रॉन पूछ लूँ तो 23 - 11 करोगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 12। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 12 में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी एटम क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब ये जो एटम है सोडियम का, ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, ध्यान से चेक करो। इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो चेक करो, इसके एल शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है ना अंदर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये नोबल गैस नियॉन जैसा बनना चाहता है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2,8। अरे भाई नियॉन नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 होता है। हर एक एटम चाहता है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे या शेयर करे, लेकिन अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। तो सोडियम भी यही काम करेगा। तो सोडियम आयन बनेगा कैसे, देखो बच्चों हम ऐसे दिखाएंगे, Na-1 इलेक्ट्रॉन, Na-1 इलेक्ट्रॉन। हम बताना चाहते हैं कि सोडियम के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो जब सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम का आयन बनेगा। तो सोडियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाइए। आइए जरा पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ध्यान से बच्चों चेक करो जरा कि जब सोडियम के एटम ने, यहाँ पे हम सोडियम के एटम की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं फिर से एक बार। सोडियम के नीचे बोलो यहाँ प्रोटॉन कितने, 11, बोलो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने, 11, बोलो यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। लेकिन सोडियम आयन जब बन जाएगा तो प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 11। इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 10, क्योंकि एक क्या हो गया, माइनस हो गया, आउटर मोस्ट वाला निकल जाएगा ना। तो 11 में से 1 माइनस कर दोगे, और न्यूट्रॉन अभी भी कितने, 12। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए, किसका, सोडियम आयन का। तो सोडियम आयन का देखिए स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ये रहा न्यूक्लियस किसका, सोडियम आयन का, और ये देखिए के शेल, एल शेल। अब हम ओनली के शेल और एल शेल ही बनाएंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, तो 2,8, 1, लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो भैया 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2,8 ही होगा। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए के शेल में हमने बनाए 2 इलेक्ट्रॉन, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 8। तो ये हो गए 4, 5, 6, 7, 8। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सोडियम का क्या है, आयन है, आयन है, कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन है। कोई डाउट है? अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही आउटर मोस्ट शेल से निकल के किसी के पास चले जाते हैं तो दूसरा वाला ले लेता है, कोई किसी को दे देता है, कोई किसी से ले लेता है, या कोई आपस में शेयर कर लेता है अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। यानी कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकलकर जाते हैं, वो भी जाते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे फिजिक्स में। बट अभी के लिए प्रोटॉन अपनी पोजीशन न्यूक्लियस से नहीं छोड़ते हैं। केवल केमिकल रिएक्शन में किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन आ जा सकते होंगे या शेयर किए जाएंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि सोडियम के एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, जितने थे 11। सोडियम के आयन में भी कितने प्रोटॉन होंगे, 11 ही होंगे। क्यों भाई, जब न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल कर गया ही नहीं है और ना बाहर से कोई प्रोटॉन आ सकता है न्यूक्लियस में, तो चाहे आप किसी एलिमेंट के एटम की बात करिए, उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही प्रोटॉन उसके
आयन में भी होंगे, प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? और एक बात बताइए बच्चों, अगर प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होगी, और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। याद है आपको हेनरी मोजले ने बोला था कि पीरियोडिक टेबल बनाते टाइम बोला गया था कि भाई आप एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना लीजिए, आप एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी लीजिए। बात समझ में आया? तो एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी लेने का मतलब ये है कि वो बता रहे थे कि भाई प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन को ही तो एटॉमिक नंबर बोला जाता है ना, और प्रोटॉन तो निकलता ही नहीं है। मतलब अब एटम का चाहे आयन बन जाए, प्रोटॉन तो उसके उतने ही रहने। तो किसी भी एलिमेंट को कैसे पहचाना जाएगा? उसके एटॉमिक नंबर से पहचाना जाएगा। सोचो ना, जैसे कि ये सोडियम का एटम है, पर ये सोडियम का क्या है? तो सोडियम का ही ना है, तो एलिमेंट थोड़ी ना चेंज हो गया, सोडियम से मैग्नीशियम थोड़ी ना बन गया इलेक्ट्रॉन के आने जाने से। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर है, यानी कि प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में रहता है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता, वो आता जाता नहीं, वो तो फिक्स रहता है। तो जो चीज़ फिक्स रहती है हम तो उसी से पहचानेंगे ना उसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है। ओके, जैसे अब किसी का घर है ना, और उसके घर पे एक एंटीना लगा है और वो हमेशा लगा है, मतलब मान लो फिक्स हो गया वो एंटीना, ना टूटता है ना उसमें जंग लगता है, कुछ नहीं, वो एंटीना लगा हुआ है। अब उसके घर पे बाहर कलर से नहीं पहचानते आप उसके घर को, क्योंकि कभी लाल कर दिया उन्होंने तो कभी पीला कर दिया, कभी नीला कलर कर दिया। आप एंटीना से पहचान रहे हो उसको कि अरे देखो वही वाला एंटीना लगा है। एंटीना इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो वहाँ फिक्स है, तो हम तो उसी से पहचानेंगे उसको। अब उसमें पेंट करके चाहे नीला कर दो चाहे पीला, तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं। लेकिन किसी एलिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे? उसकी मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट? एटॉमिक नंबर से पहचानेंगे। ओके, तो आप एक बात बताइए, अगर इन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बताओ सोडियम के एटम और सोडियम के आयन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो जवाब है सेम होगा, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन क्या है? सेम है। यही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने आगे। एंड अ सोडियम आयन एंड ऑल्सो गिव देयर एटॉमिक नंबर, तो आंसर इज देयर एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 11। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बच्चों, ध्यान रखिए। इसका भी मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग दोनों का, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? सोडियम एटम का भी एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 11। और सोडियम के आयन का भी एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 11। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता था यहाँ पे आपसे, पता है क्या? ये पूछ सकता था कि सोडियम का जब आयन बन गया, सोडियम का जब आयन बन गया, तो ये जो सोडियम का आयन है ये किसके नियरेस्ट है? कौन सी नोबल गैस के नियरेस्ट है? नियॉन के, क्योंकि नियॉन का भी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा ही होता है 2,8। तो इसकी नियरेस्ट नोबल, कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ने गेन कर लिया है? नियॉन का। कोई डाउट है? तो मुझे ये बताइए, सोडियम का एटम ज्यादा स्टेबल है कि सोडियम का आयन ज्यादा स्टेबल है? सोडियम का आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसमें कुछ है नहीं, इसकी लेंथ पे मत जाइए। इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जीगर एंड मार्सडेन, ऑब्वियसली ये किसी साइंटिस्ट के नाम होंगे, दैट पेव्ड मतलब पक्का किया, श्योर किया, दैट पेव्ड द वे फॉर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम approximately 1.00%. 1.00% का मतलब 1%. 1% of alpha particles were found to deflect at an angle greater than 50 डिग्री। ठीक, मतलब जितने भी अल्फा पार्टिकल फेंके गए, उन अल्फा पार्टिकल्स में से 1% अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए? ग्रेटर देन 50। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका गोल्ड फॉइल में ये सब एटम्स ऐसे थे, ठीक है ना, एक एटम हम आपको ऐसे बना के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने अल्फा पार्टिकल यहाँ से फेंके। अल्फा पार्टिकल क्या होता था? हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो कुछ भी बचता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बच्चों ऐसे बॉम्बार्डेड किए गए एटम पे, गोल्ड फॉइल पे, एटम पे। ठीक, तो इसमें से क्या बोल रहे हैं? 1% पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फाउंड टू एट एन एंगल ग्रेटर देन 50 डिग्री। तो सोचो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक, और यहाँ से 50 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाते हुए, तो सोचो यहाँ से देखो 90 यहाँ आ जाएगा, ये 90 हो गया, ठीक, यहाँ कहीं क्या होगा? 45। अरे भाई चेक करो, ये 45, तो 45 से थोड़ा सा 5 डिग्री ज़्यादा, तो ये एंगल जो हो गया ये क्या हो गया? बताओ, ये एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री। 50 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाते हुए कितने पार्टिकल निकल गए? 1%। ठीक है, तो इसका मतलब 99% पार्टिकल ऐसे होंगे जो 50 डिग्री से लेस डिफ्लेक्शन शो करते हैं। सिंपल है, यानी कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी कॉपी में। देखिए, परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर देन 50 डिग्री। परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड
मोर देन 50%। 50% से ज़्यादा डिफ्लेक्ट कितने हुए बताइए? 1%। ठीक, 1% ऑफ व्हाट? ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, तो जो बचे होंगे वो 50 डिग्री से यहां मोर देन की जगह हम क्या लगा देंगे? लेस देन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बचे हुए तो लेस देन 50 डिग्री होना चाहिए, लेस देन 50 डिग्री से कम कितने डिफ्लेक्ट होंगे? टोटल अगर 100% पार्टिकल मान लें तो 100 - 1 कितना आ जाएगा? 99%। यानी कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ने कैसा डिफ्लेक्शन शो किया? लेस देन 50 डिग्री। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए, इफ 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर बॉम्बार्डेड, तो यहां से कितने अल्फा पार्टिकल फेंके गए? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 अल्फा पार्टिकल्स फेंके गए। 1 मोल का मतलब इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस पॉजिटिव न्यूक्लियस फेंके गए ऐसे। ठीक, अब एक बात बताइए, इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्यूट द नंबर ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन है, कंप्यूट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट वुड डिफ्लेक्ट एट एन एंगल लेस देन 50 डिग्री। उन अल्फा पार्टिकल्स की संख्या निकालिए जो 50 डिग्री से कम डिफ्लेक्शन शो करते होंगे। सुन लो, बहुत इजी। अभी तो आपने निकाला कि भाई 50 डिग्री से ज्यादा कितने थे? 1% ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो 50 डिग्री से कम कितने होंगे? 99%। अब 99% किसका निकालें? क्योंकि हमको यही तो पूछा है ना कि 50 डिग्री से कम, 50 डिग्री से लेस देन कितने पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो उन पार्टिकल्स का हमें नंबर निकालना है। अभी तो हमें उन पार्टिकल्स का क्या पता चला है? परसेंटेज। अब परसेंटेज से नंबर कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। क्या? जितने तुमने फेंके हैं उसका क्या निकाल लो? 99%। तो कितने पार्टिकल्स फेंके हैं? 1 मोल। तो 1 मोल का 99% निकाल लेंगे बस। 1 मोल का मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 अल्फा पार्टिकल्स। तो 6.022 इंटू 10⁻23 का 99% निकाल लीजिए बस। नहीं समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा? अब परसेंटेज की जगह हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, डिफ्लेक्टेड लेस देन व्हाट? लेस देन 50 डिग्री इज गिवन बाय व्हाट? 99% ऑफ 1 मोल। क्योंकि 1 मोल आपने फेंके तो 99% का मतलब 100, ऑफ का मतलब इंटू, और 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा? नीचे 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 को 10⁻2, और 10⁻2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि 99 इंटू 6 देखो 99 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, अब देखो 22 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 21। ठीक, तो ये कुछ ऐसा आपके पास आ गया। अब 6.022 को 99 से मल्टीप्लाई करके साइंटिफिक नोटेशन में ले आइए। साइंटिफिक नोटेशन में लाने का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि पॉइंट से पहले हम एक ही डिजिट रखेंगे। हमने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ बताया है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, है ना? तो क्या है? मल्टीप्लाई करिए जरा। 6.022 इंटू क्या है? 99। तो देखिए 9 2 ज़ा 18, 1 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 1 जाएगा, 9 0 0 प्लस 1 1, 9 6 ज़ा 54। अब सेम नंबर है तो सेम नंबर्स आ जाएंगे 8 9 1 4 5। ओके, 8 प्लस 8 ये सिर्फ 17, कैरी 1 जाएगा यहाँ, 9 प्लस 2 11 और 1 जाएगा, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 4 9 यहाँ आ गया तो 59, और पीछे से 1 2 3 तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा कहीं। ठीक, यानी कि कितना आ गया सॉल्व करके? 596.178, और साथ में क्या लगा हुआ है? 10⁻21। अब ये वाला पॉइंट आप कहाँ ले जाओगे? यहाँ लेफ्ट में। याद करो प्लस माइनस, जब लेफ्ट में ले जाते थे तो पावर में क्या करते थे? प्लस करते थे। तो क्या हो जाएगा? 5.96। अब ये पीछे की 3 डिजिट छोड़ दीजिए, जब इसका कोई मतलब नहीं रहा। लिखना हो जिसको लिख लो। 178 इंटू 2 प्लेस लेफ्ट में ले गए पॉइंट तो पावर में 2 ऐड कर देंगे। 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 5 बस 2 प्लेस तक लीजिए बस। 6 के बाद देखिए 1 है जो कि 5 से क्या है? छोटा है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 5.96 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वुड डिफ्लेक्ट एट एन एंगल लेस देन 50 डिग्री। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है बताइए?
तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। पिन कमेंट जरूर चेक करें, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के किसी और चैप्टर के साथ चैनल पे आपके साथ मिलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।